Hello and welcome to our YouTube channel. I'm Sachin Huda, your English educator, and today we are going to read our chapter number 3 of class 8th, Glimpses of the Past. You know what is the meaning of glimpses? Glimpses का मतलब होता है एक झलक, यानी कि क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का बहुत जल्दी से दिखना और लेकिन पूरा नहीं दिखना, इसको बोलते हैं हम ग्लिम्सेस ऑफ द। और ये झलक हमें किस बारे में बताएगी इस चैप्टर में? इस चैप्टर में जो हमें झलक है ये हमें पास्ट के बारे में बताएगी। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। इसमें एक टाइम पीरियड दिया गया है जो कि 1757 से 1857 तक का है, और ये हमें पिक्चर्स के माध्यम से, पिक्टोरियल ग्लिम्सेस यानी कि पिक्चर के माध्यम से झलक दी गई है हिस्ट्री की आप लोगों को, जो हमारी कंट्री में उस टाइम पे हुआ था। आप जानते हैं कि 1757 से 1857 इस टाइम पीरियड में किसका राज था हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का राज था। सो ये बेसिकली कहाँ की स्टोरी है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया एक टाइम पीरियड है जो हम किससे किस तक मानते हैं, यानी कि जिस टाइम हमारे देश में अंग्रेज़ आए थे उस टाइम पीरियड को हम क्या मानते हैं? मॉडर्न टाइम, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से हम उसको जानते हैं। These pictures and speech bubbles will clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of the Independence in 1857. ये चैप्टर आपको 1857 की क्रांति जो हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, उस टाइम की आपको ये जो है कंडीशन उस टाइम पे देश की कैसी थी उसके बारे में आपको एक छोटी सी क्विक झलक देगा। So we start our chapter. Let's begin this. The martyrs. Martyrs होता है शहीद। At a function in Delhi में एक फंक्शन के दौरान, ये आपको दिख रही हैं कौन है? आप सभी जानते हैं इनको। ये कौन है? This is a picture of, किसकी है ये पिक्चर? कमेंट में बताओ मेरे को। यस, किसकी है? ओ माई कंट्रीमैन, जिसने ये गाना गाया है, ध्यान से सुनो। लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये सॉन्ग किसने गाया है? लता मंगेशकर जी ने। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ लता मंगेशकर। ये लता मंगेशकर जी का गाना है, और ये कह रही हैं, ये अपना वही सॉन्ग गा रही हैं यहाँ पर एक दिल्ली के फंक्शन में। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? लता मंगेशकर, और इनके पास कौन बैठे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी। इनको तो आप सभी चाचा नेहरू के नाम से जानते ही हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट है द कंपनीज कंक्वेस्ट। कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कंपनी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश क्या करने आए थे भारत में? वो केवल ट्रेड करने आए थे। क्या करने आए थे? केवल व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि भारत देश के अंदर यहाँ के लोगों में आपस में ही इतना मतभेद था, यानी कि इतना आपस में ही इतनी दुश्मनी थी कि उन्होंने भारत के इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया और क्या करना स्टार्ट कर दिया? कन्क्वेस्ट होता है विजय, यानी कि द एक्ट ऑफ कन्क्वेयरिंग समथिंग। उन पर हक जमाना, उन पर राज करना शुरू कर दिया। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। सुपीरियर वेपन्स होते हैं यानी कि श्रेष्ठ वेपन। उनके पास जो अच्छे हथियार थे, उनके दम पर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक्सटेंडेड इट्स पावर, अपनी ताकत को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कब? 18th सेंचुरी इंडिया में, यानी कि 18वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया भाई? अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारतीय राजा जो थे वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड होता है थिंकिंग ओनली अबाउट शॉर्ट टर्म, यानी कि जो केवल आज के बारे में सोचते हो, फ्यूचर की जिनको समझ नहीं है, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेड पर्सन। यानी कि जो फ्यूचर के बारे में अज्यूम ना कर पाए उसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेड।
भारतीय राजा जो थे वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। और एक राजा है राजा बा, जिसने क्या किया, इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाया, यानी कि इंग्लिश अधिकारियों अंग्रेजों को बुलाया। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मदद करेंगे किसकी, ये राजा हैं, इन्होंने उसको बुलाया, इन्होंने जो है अंग्रेजों को बुलाया अपने साथ लड़ाई में भाग लेने के लिए, अपने राइवलरी के खिलाफ, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ इनको लड़ने के लिए अंग्रेजों को बुलाया। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और इन लगातार फाइट के कारण लोगों के पास बिल्कुल भी शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राइवलरीज होता है प्रतिद्वंदी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो प्रतिद्वंदिता थी लोगों के बीच, यानी कि एक दूसरे को हराने की जो होड़ थी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इट कुड इजीली सबड्यू, सबड्यू होता है अधीन कर लेना, कन्क्वेर, राज कर लेना किसी चीज़ पर। और इन्होंने बहुत ही इंडियन प्रिंसेस यानी कि भारतीय राजाओं को इस प्रकार से एक एक करके हराना शुरू कर दिया। अब मान लो दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक को कहा कि हम आपकी मदद करेंगे दूसरे राजा को हराने में। उस राजा ने उनकी मदद ले ली और आपस में लड़ते रहे, और जैसे ही वो जीते उन्होंने भी क्या कर लिया, फिर अंग्रेजों ने वो जो राजा जीता था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको भी हरा दिया। और इस तरीके से एक एक करके पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. एक दूरदर्शी शासक हुए हैं जिसका नाम था टीपू सुल्तान, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। ये मैसूर के राजा थे, और इन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है भारत को खोखला कर रहे हैं, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई में मारे गए। थैंक गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब आम आदमी लोगों के मन में क्या बातें फैल गई कि भगवान का शुक्र है कि अब कंट्री में शांति है। शांति क्यों हो गई, क्योंकि सब जगह किसका राज होने लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और लोग, अब राजाओं ने लड़ना बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि सब जगह किसका राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे बगैर कोई नहीं लड़ता था। नो मोर वॉर्स, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, ना कोई ठग किसी को लूटेगा। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, लोग कहने लगे कि ये भगवान है जिन्होंने अंग्रेजों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और हमारा भाग्य भी अब अंग्रेजों के साथ जुड़ गया है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। डिथ्रोन्ड होता है रिमूव फ्रॉम पावर, यानी कि गद्दी से हटा देना, पद से हटा देना। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को क्या किया, गद्दी से हटा दिया है। सम किंग्स आर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजाओं ने कहा, सम किंग्स वर नॉट गुड, लोगों ने कहा कि कुछ राजा जो हैं अच्छे नहीं हैं, बट आफ्टर ऑल, लेकिन फिर भी देवर ऑफ दिस लैंड, वो इस लैंड के हैं, अपनी धरती के हैं। नाउ वी हैव बिकेम स्लेव्स ऑफ फॉरनर, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम बन रहे हैं। अब हम किसके गुलाम बन रहे हैं, अंग्रेजों के। नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रिटिश रूल, दैट इज 1765 से 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड इंडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उस समय भारतीय जो नेता थे वो इस तरीके के जो है सरमन उपदेश देते थे। उस टाइम पे जो है बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था किसको, यानी कि जो लो कास्ट के इंसान होते थे उनको। और एक भारत में बहुत कुप्रथा थी, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता। उच्च वर्ग वाले मानते थे कि नीच वर्ग वालों ने उनको हाथ कैसे लगा दिया। और एक बहुत बुरी प्रथा थी जो थी चाइल्ड मैरिज। तो इस टाइप की जो सफरिंग्स थी वहाँ से भी लोग जो है बहुत परेशान थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। वहाँ जो बुद्धिजीवी लोग थे वो लोगों में क्या अंधविश्वास फैलाते थे,
वो कहते थे कि जो भी समुद्र को पार करके दूसरे देश जाएगा वो अपना धर्म खो देगा। और लोग क्या कहने लगे थे, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। मिजरी होता है दुख, सफरिंग्स, कि जितना भी दुख है इस संसार में वो किसकी वजह से है, वो केवल और केवल महिलाओं, औरतों की वजह से है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि भारतीयों ने अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो पूरी की पूरी गंवा दी थी। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, ब्रिटिश ने उनके ऊपर जो है पूरा का पूरा अधिकार जमा लिया था। ओके, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब अंग्रेज क्या कहने लगे थे कि ये जो नेटिव होता है, जो वहाँ पर रहने वाले निवासी होते हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलर जगह पर आदमी रहते हैं, उनको नेटिव्स बोलते हैं, कि यहाँ के जो लोग हैं वो अनवर्दी क्या होता है? भरोसे लायक नहीं है। ऑफ ट्रस्ट यानी कि भरोसे लायक वो बिल्कुल भी नहीं है। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो असमर्थ हैं क्या निभाने में? ऑनेस्टी, यानी कि वो ईमानदार भी नहीं हो सकते। जब वो हमारे साथ मिल गए, उन्होंने अपनी मिट्टी के साथ वफा नहीं की, तो वो हमारे साथ वफादारी कैसे करेंगे? ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब भारतीय लोग क्या करने लगे? अंग्रेजों के साथ जाकर मिलने लगे। उन्होंने कहा आप सच कह रहे हैं, ये जो इंसान आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, ये जो है अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं जाके। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, बट मैं ऑनेस्ट हूँ। Being merchant, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their field. Merchants होता है ट्रेडर, व्यापारी। एक व्यापारी, अंग्रेज क्या थे? केवल व्यापारी ही तो थे। और उन्होंने क्या किया? द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, उन्होंने जल्दी प्रॉफिट्स पाने के चक्कर में क्या किया? हैवी टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्सेस फार्मर्स के ऊपर लगा दिए। एंड अबंडन देयर फील्ड्स, और उनके खेतों को भी क्या करवा लिया? खाली करवा लिया। किस तरीके से खाली करवा लिया? अभी पढ़ते हैं। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप, वो पहले क्या दे देते थे? किसानों को लोन दे देते थे, और फिर उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगा देते थे, जिससे क्या होता था? सारा पैसा उनका टैक्स में चला जाता था। और फिर वो क्या करते थे? उस टैक्स की वापस से मांग करते थे कि हमारा टैक्स टाइम पे करो। लेकिन किसान उनको पे नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वो क्या करते थे? उनकी ज़मीन को छीन लेते थे। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप, किसान कहते हैं कि आपके आदमी मेरी पूरी फसल लेकर जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे। यू आर स्टिल एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तब ये इंग्लिश अधिकारी क्या कहते हैं कि तुम्हारा पहले से पैसा बकाया बचा है, तुम्हारा पहले से पैसा बचा हुआ है जो तुम्हें देना है, अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक वो नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, और अभी भी जो है, जो अंग्रेज जो है वो लगे हुए थे। इन्वेंटेड मतलब डिस्कवर करना, खोज करने में लगे हुए थे अलग अलग मेथड्स जो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट्स दे सकें। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब इन्होंने क्या किया? देखो, जब भी विदेशों से सामान आता है तो वो उनको भारत में एंट्री करने के लिए क्या देना पड़ता है? एक टैक्स। यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब भी कोई सामान जाएगा, उनको दूसरी कंट्री में एंट्री करने से पहले वहाँ के देश को, वहाँ की कंट्री को टैक्स देना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया? जो इंग्लैंड में जो सामान बनता था और जो भारत में सामान आएगा, उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि जो टैक्स उन्हें भारत में देना पड़ता था, उसको ख़त्म कर दिया कि भारतीयों को अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक गुड आइडिया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही आइडिया है, हम टैक्स को ख़त्म कर देते हैं जिसके कारण हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल होता है सीरियसली डैमेज, यानी कि अपंग करना, यानी कि बिल्कुल ख़राब करते जा रहे थे भारतीय इंडस्ट्रीज़ को। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके लॉ जो थे वो भारतीय कंपनी को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे थे, बर्बाद करते जा रहे थे। Inevitable famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died due to starvation.
क्या हुआ, फेमाइंस और स्टारवेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, भूखमरी। भूखमरी के हालात चारों तरफ फैल गए थे और भूख के कारण मौतें होने लगी थी। इसको बोलते हैं स्टारवेशन या फेमाइंस। 1822 से 1836 इस टाइम पीरियड में इतनी ज़्यादा गरीबी लोगों के अंदर फैल गई कि 15 लाख लोग, यानी कि 15 लाख लोग जो हैं वो भूखमरी के कारण मर गए। The British policies ruined the expert. The British policies ruined the expert artisans and their businesses. जो इन ब्रिटिशों ने जो पॉलिसीज अपनाई थी, यानी कि जो इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई थी, वो क्या कर रहे थे, रूइंड होता है बर्बाद करना। वो बर्बाद कर रहे थे किनको, आर्टिशंस। आर्टिशंस होते हैं कारीगर, यानी कि जो स्किलफुल पर्सन होते हैं, अपने हाथ का काम जानते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिशन। उनको और उनके बिजनेसेस को इंग्लिश पॉलिसीज ने खराब कर दिया था, ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। तो this is our first part of the story. We will cover this chapter in our next video. So till then, take care, and if you are new to our channel, then please like and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.